हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। सो गाइस, आज ये हमारी हिस्ट्री की 5th क्लास है जिसमें हम मुगलों के साथ रानी दुर्गावती के संघर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये गोंडवाना रियासत के अंतर्गत ही हम यह रानी दुर्गावती का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो गोंडवाना रियासत के अंतर्गत आती हैं। तो मैं बता दूं आपको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है, यदि हम चाहें तो हम हिस्ट्री को बहुत ही एक स्टोरी के माध्यम से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा बने रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हिस्ट्री आपको सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे, सो प्लीज़ गाइज बिलीव मी एंड मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बिना याद किए हुए ही हिस्ट्री 1 या 2 बार वीडियो देखने से ही आपको हिस्ट्री माइंड में सेट हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, जो है एक रानी के संघर्ष और साहस की, उसकी वीरता की कहानी है, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। तो जब 1564 में आसफ खां को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया, और किसने सूबेदार नियुक्त किया? जब 1562 में अकबर गद्दी पर बैठा तो उसने 1564 में आसफ खां को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया। जैसे ही आसफ खां कड़ा का सूबेदार बना, उसने जस्ट ही रीवा के राजा रामचंद्र पर धावा बोल दिया, जिसमें जीत किसकी हुई? आसफ खां की हुई। आसफ खां की रीवा की जीत के बाद आसफ खां के हौसले बहुत बढ़ चुके थे और आसफ खां ने गढ़ा पर हमला करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने गढ़ा पर हमले करने का योजना बनाई, तो सबसे पहले उसने 1564 में उसने सबसे पहले दमोह पर आक्रमण किया। दमोह पर आक्रमण की सूचना जब रानी को मिली तो रानी सिगौड़गढ़ किले में थी। तो रानी ने सूचना पाकर युद्ध के लिए समय उचित ना समझकर वह नरई चली गई। नरई, लेकिन शाही सेना ने रानी का पीछा नहीं छोड़ा, वह नरई पहुंच गई। जैसे ही रानी ने देखा कि शाही सेना नरई आ चुकी है, तो रानी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, जिसमें रानी विजयी हुई। अब रानी के नरई की जीत के बाद आसफ खां बौखला उठा था और आसफ खां ने दूसरे दिन ही अपना शाही तोपखाना लेकर वह गढ़ा पर हमला बोल दिया। गढ़ा पर हमला बोलने के साथ ही उसने किले को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन रानी ने भी वीरतापूर्वक अपने हाथी सरमन पर बैठकर युद्ध भूमि में आ गई और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध करती रहीं। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी वीरता का बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और उन्होंने भी शाही सेना को 3 बार पीछे किया। लेकिन जब लास्ट में वीर नारायण घायल हो गए, तो रानी ने युद्ध भूमि से उनको जाने का आदेश दे दिया, जिससे सेना उनको युद्ध भूमि से हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। नारायण को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। रानी डटकर दुश्मनों का मुकाबला करती रही, लेकिन युद्ध के दौरान ही एक तीर रानी की कनपटी पर आकर लग गया। दूसरा तीर रानी के गले पर लगा। जैसे ही दूसरा तीर रानी के गले पर लगा, रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी, जिससे सेना ने अपना साहस खो दिया और सेना के पैर भी डगमगाने लगे। जब रानी का मूर्छा खुला, तो रानी ने देखा कि अब तो पराजय निश्चित है। ऐसा मन में सोचकर रानी ने मुगलों की गुलामी से अच्छा स्वयं को कटार मारना उचित समझा और उन्होंने स्वयं के प्राण दे दिए। तो यह थी एक रानी के संघर्ष की कहानी, जिसने अपने प्राणों की आहुति भी देकर अपने राज्य की रक्षा की। नरई के युद्ध में विजयी होने के बाद आसफ खां ने 2 माह पश्चात गढ़ा की राजधानी चौरागढ़, जो वीर नारायण जहाँ के शासक थे, वहाँ हमला कर दिया। एक संक्षिप्त युद्ध के बाद आसफ खां की विजय हुई और यह एक गोंडवाना का ऐसा युगांतरी युद्ध हुआ कि जिसमें गोंडवाना रियासत हमेशा के लिए मुगल के अधीन हो गई और कभी वह स्वतंत्र नहीं रह सकी। हमेशा गोंडवाना रियासत मुगलों के अधीन हो गई। 1562 में अकबर के राज्यारोहण के पश्चात 1564 में आसफ खां को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया गया। जैसे ही आसफ खां को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया, उसने रीवा के राजा रामचंद्र को पराजित किया और गढ़ा राज्य पर हमला की योजना बना ली। 1564 में
सर्वप्रथम उसने दमोह पर आक्रमण किया। दमोह पर आक्रमण की सूचना रानी को सिगौड़गढ़ किले में मिली। रानी जब सिगौड़गढ़ किले में थी तब उन्हें आक्रमण की सूचना मिली, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण रानी दुर्गावती नरई चली गईं। नरई या नरही भी लिखा है किसी बुक में, तो नरई चली गईं, परंतु शाही सेना ने रानी का पीछा नहीं छोड़ा और वह नरई आ गई। रानी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, वह जिसमें रानी विजयी हुई। पहले दिन रानी की विजय के पश्चात आसफ खां दूसरे दिन प्रातःकाल ही तोपखाना लेकर घाटी में प्रवेश कर गया और किले को चारों ओर से घेर लिया और किलेबंदी कर ली। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर बैठकर युद्ध भूमि में आ गईं। रानी के पुत्र वीर नारायण ने भी अत्यंत वीरता का प्रदर्शन करते हुए शाही सेना को 3 बार पीछे किया। कितनी बार? 3 बार पीछे किया, परंतु अंत में वह घायल हो गए। वीर नारायण जब घायल हो गए तो रानी दुर्गावती ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दे दिया। तो रानी के आदेश के द्वारा वीर नारायण को युद्ध भूमि से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। रानी को युद्ध के दौरान एक तीर कनपटी पर दूसरा गले में लगा। जैसे ही रानी को दूसरा तीर लगा, रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। रानी की मूर्छा खुली। जब रानी की मूर्छा खुली तो उन्होंने अपनी पराजय निश्चित जानकर स्वयं को कटार मार ली। उन्होंने मुगलों की गुलामी से अच्छा स्वयं के प्राण देना उचित समझा। नरई के युद्ध के 2 माह पश्चात जब रानी वीरगति को प्राप्त हो गई, उसके 2 माह पश्चात आसफ खां ने गढ़ा की राजधानी चौरागढ़, जो नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आता है, पर आक्रमण कर दिया और एक संक्षिप्त युद्ध के पश्चात रानी दुर्गावती पुत्र वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हुए। मात्र 20 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गए और मुगल साम्राज्य ने चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया और मुगलों का अधिकार चौरागढ़ पर भी हो गया। यह युद्ध रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच या मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ वह एक युगांतकारी बन गया। तो यह युद्ध गोंडवाना के इतिहास के लिए एक युगांतकारी रहा। इस युद्ध के पश्चात गोंड वंश की राजसत्ता स्वतंत्र न हो सकी और मुगल साम्राज्य के अधीन ही रही। इस युद्ध के बाद रानी दुर्गावती और मुगलों के युद्ध के बाद कभी भी गोंडवाना रियासत स्वतंत्र ना रह सका और हमेशा मुगलों के अधीन ही बना रहा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की 5th क्लास। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।